हेलो झारखंड, वेलकम टू लर्नर्स गराज एजुकेशन। आज की इस क्लास में देखेंगे हिंदी भाषा ज्ञान का पार्ट नंबर 57। बहुत दिनों को उपरांत यह क्लास आज का शुरू किया जा रहा है और क्वेश्चन अच्छे अच्छे लेवल का है। अलग अलग एग्जाम से आपको उठाया जाता है, जैसा कि आपको पता होगा। पीडीएफ इसका टेलीग्राम पे मिलेगा, तो वहां से कनेक्ट आप लोग जरूर रहिएगा। बाकी झारखंड गवर्नमेंट का तो अभी एग्जाम हो नहीं रहा है, तो जो सेंट्रल गवर्नमेंट का जो फॉर्म आ रहा है वो भी अप्लाई करके आप लोग जरूर एग्जाम दीजिए, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ झारखंड गवर्नमेंट पर आप लोग भरोसा नहीं कर सकते हैं। यहाँ का तो पॉलिसी आपको पता ही है, मुझे कुछ बताने की आवश्यकता है नहीं। तो सेंट्रल गवर्नमेंट का फॉर्म आप लोग जरूर अप्लाई कीजिएगा, सिर्फ और सिर्फ झारखंड पर डिपेंड ना रहे। ओके, तो आइए क्लास को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से तद्भव शब्द बताना है। तद्भव क्या होते हैं? जो संस्कृत से थोड़ा सा बदलकर जो है हिंदी में लिया जाता है उसको तद्भव बोला जाता है। और तत्सम क्या होते हैं? जो जीवों का त्यों लिए जाता है संस्कृत से हिंदी में। अग्नि, पुष्प, शलाका और 14, तो इसका आंसर हो जाएगा डी। 14 जो है एक तद्भव शब्द है, इसका तत्सम होता है चतुर्दश। चतुर्दश इसका होता है तत्सम, यह एक तद्भव शब्द है। जैसे देख सकते हैं, चतुर्दश का मतलब होता है 14, चतुर्थ का मतलब होता है 4 और चतवारी का मतलब होता है चौराहा। इधर वाले तत्सम है और इधर वाले तद्भव शब्द हैं। ओके, बाकी अग्नि ये क्या है? तत्सम शब्द है, इसका तद्भव हो जाएगा आग। पुष्प का हो जाएगा तद्भव फूल और शलाका मत का हो जाएगा सलाई। तो ये सारे तीनों के तीनों तत्सम शब्द थे। ओके, तद्भव था 14। पगड़ी रख घीचक एक लोकोक्ति है, इसका अर्थ क्या होता है? तो पगड़ी रख घीचक, पगड़ी रखने का मतलब क्या होता है? किसी के सामने जब आत्मसमर्पण करते हैं तब जाकर जो है या रिस्पेक्ट दिखाना, तो ज़्यादा फ्लेटर आप लोग करते हैं, चापलूसी टाइप का, तो वहाँ पे सेंस आता है कि पगड़ी रख दिया। ओके ना, तो पगड़ी रखने पर आपको घी मिल रहा है। घी जो एक वस्तु है, बोल सकते हैं कि एक तरह का एक हाई क्वालिटी का बोल सकते हैं कि एक वस्तु है, तो उसको रखने पर यानी कि अगर इज्जत वगैरह कुछ दाव पर आपका लग जाता है, ओके, दाव पर लग जाता है, उसके बाद कुछ अच्छा चीज मिलता है, तो इस तरह का इसका मीनिंग ढूंढ लीजिए। निर्लज होकर कुछ पाना, यानी कि आपको जो है बहुत मार पीट कर कुछ दिया जा रहा है या बहुत बदनाम करके कुछ दिया जा रहा है, तो वही होता है पगड़ी रख घीचक, निर्लज होकर कुछ पाना। ओके, आंसर इसका सी है। व्योम शब्द के पर्यायवाची शब्द नहीं है। पर्यायवाची मतलब समानार्थी शब्द आपको बताना है कि कौन जो है नहीं है। अंतरिक्ष, अंबर, नभ या फिर पीयूष। तो पीयूष का मतलब होता है अमृत या फिर सुधा बोला जाता है, तो यह जो है इसका पर्यायवाची शब्द नहीं था। अंबर का मतलब क्या होता है? यहाँ पे तो व्योम दे दिया बादल, और इसका मतलब वस्त्र भी होता है ना, वस्त्र, चीर, पट, कपड़ा आप लोग बोलते हैं, तो एक अंबर का अर्थ ये भी होता है। जो स्त्री सूर्य भी ना देख सके, तो जो स्त्री सूर्य भी ना देख सके उसके लिए होता है असूर्यम पश्या, यानी कि जो सूर्य को ना देख सके। विदुषी, एक विद्वान अगर स्त्री है तो उसको विदुषी कहा जाता है। अज्ञ का क्या अर्थ है? जो थंबनेल में आपने देखा होगा वही इस क्वेश्चन है। अज्ञ का अर्थ होता है जो कुछ भी नहीं जानता हो। ओके, अज्ञ मतलब वही होता है। बाकी विज्ञ का मतलब होता है जो सब कुछ जानता हो, और पज्ञ का मतलब होता है जो थोड़ा बहुत जानता हो। ओके ना, यानी कि दोनों के बीच बीच में हो। ओके, तो तीनों का आंसर, तीनों का ऑप्शन क्लियर हो चुका है। प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग किस वाक्य में होगा? बताइए जरा कि प्रश्नवाचक चिन्ह कहाँ पे लगेगा? तो जहाँ पे प्रश्न पूछा जाता है वहीं पे लगेगा। जैसे देखिए, बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। ओके, अब बताइए इसका जो है आप लोग आंसर कमेंट बॉक्स में बताइए कि किसमें जो है प्रश्नवाचक चिन्ह लिखेगा, आएगा ए, बी, सी या फिर ऑप्शन नंबर डी, किसमें आएगा जरा ये बताइए। मोहन ने पूछा राम की वय कितनी है? वय का मतलब होता है एज या फिर उम्र बोल सकते हैं। ओके ना। सीता जानती है भाई घर कब आएगा? मोहन बाजार गया था, मोहन को बाजार क्यों जाना था? किस में लगेगा प्रश्नवाचक चिन्ह? ऐसे तो लग रहा होगा कि ऑप्शन सी को छोड़कर सब में लगेगा। ओके ना, लेकिन यहाँ पे नहीं है। अब अगर थोड़ा सा आपको याद हो डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच, थोड़ा सा इंग्लिश में आपको लेकर चलता हूँ समझाने के लिए। तो इनडायरेक्ट स्पीच में अगर मेरा लेक्चर ध्यान से आप लोग सुन रहे होंगे इनडायरेक्ट स्पीच, तो मैं आपको बताया था कि वहाँ पे पीस ऑफ इन्फॉर्मेशन दिया जाता है। किसी से क्वेश्चन नहीं पूछते हैं हम लोग, जस्ट किसी का स्टेटमेंट को जो है उसको अपने शब्द में व्यक्त कर देते हैं, न कि जो है उसे क्वेश्चन पूछते हैं। जैसे मोहन ने पूछा राम की वय कितनी है, तो सोचिए कि हम बोल रहे हैं कि आपसे बोल रहे हैं कि जानते हो दोस्त, मोहन ने पूछा कि राम की वय कितनी है, तो क्या मैं आपसे प्रश्न पूछ रहा हूं? नहीं, यह जो है एक इनडायरेक्ट फॉर्म में मैं किसी के द्वारा जो बोला गया स्टेटमेंट था उसको एक्सप्रेस कर रहा हूं, जब क्वेश्चन नहीं पूछ रहा हूं। तो यहाँ भी फुल स्टॉप लगेगा, यहाँ भी फुल स्टॉप लगेगा। सीता जानती है कि भाई घर कब आएगा, क्वेश्चन मार्क नहीं लगेगा, वह जानती है कि भाई कब घर आएगा, या क्वेश्चन नहीं है, जस्ट एक स्टेटमेंट है। मोहन बाजार गया था, इसमें फुल स्टॉप लगेगा। मोहन को बाजार क्यों जाना था, इसमें क्वेश्चन मार्क लगेगा। ओके, आंसर इसका डी है। मोहन को बाजार क्यों जाना था, तो इसका जो है इसमें क्वेश्चन मार्क है, क्वेश्चन पूछ रहे हैं तो यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लग जाएगा, बाकी जगह नहीं लगेगा। वह एक अर्थ उम्र होता है।
अधोलिखित में से अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? दधीचि लिखा हुआ है, याज्ञवल्क्य लिखा हुआ है, निवृत्ति लिखा हुआ है, घनिष्ठ लिखा हुआ है। तो यहाँ पे गलत है ऑप्शन नंबर डी, घनिष्ठ नहीं होता है, घनिष्ठ होता है, घनिष्ठ। यहाँ पे ठ होता है न कि ट, तो घनिष्ठ नहीं होता है, घनिष्ठ होता है। बाकी दधीचि देख लीजिएगा, ऋषि थे, आपको पता होगा जो इंद्र का वज्र बना था वही दधीचि ऋषि के हड्डी से बना था। याज्ञवल्क्य भी ऋषि थे, यह जो थे राजा जनक के गुरु थे, ठीक ना। ऐसे तो उनके कुल गुरु अष्टावक्र थे, लेकिन याज्ञवल्क्य जो है ये भी एक गुरु थे, ओके ना, जनक के। घनिष्ठ का सही होगा घनिष्ठ, ठ। उसे मृत्यु दंड की सजा मिली, इसमें जो है से इसमें जो है से आपको बताना है कि शुद्धि अशुद्धि स्पष्ट करना है। तो दंड और समानार्थी शब्दों का प्रयोग हुआ है, तो देखिए यहाँ पे यही सही है, उसे मृत्यु दंड की सजा मिली। यह जो वाक्य है वह गलत है। क्यों? क्योंकि मृत्यु दंड जो है से एक सजा ही है, तो उसके लिए पुनः जो है से सजा शब्द का प्रयोग करना यहाँ पे अनुचित है। तो यहाँ पे हमको सजा शब्द का प्रयोग करना नहीं चाहिए, अगर करते हैं तो गलत हो जाएगा। तो यही है, दंड और समानार्थी शब्दों का प्रयोग हुआ है। दंड और सजा का मतलब एक ही होता है, तो यहाँ पे सजा को हटाइए, उसे मृत्यु दंड मिली की सजा नहीं मिली। मृत्यु दंड खुद एक सजा है, ओके, दंड खुद एक सजा है, तो अलग से उसको एक सजा वर्ड यूज नहीं करना है। जैसे कि आप लोग बताया था ना कि खुद से आप लोग आत्महत्या कर ले रहे थे, ओके ना, कि मैं खुद आत्महत्या कर लूंगा। तो आत्महत्या का मतलब ही होता है खुद से अपना जान ले लेना, तो वह फिर से जो है आत्महत्या वर्ड या फिर खुद वर्ड यूज करना सही नहीं है। खड़ी बोली हिंदी का अन्य सही नाम क्या है? तो खड़ी जो बोली होता है ना उसको कोरवी भाषा बोला जाता है। क्या बोला जाता है? कोरवी। इसको याद रखिएगा, ये बहुत बार क्वेश्चन रिपीट हुआ है, ओके। चलिए, हिंदी भाषा का विकास से क्वेश्चन पूछा गया था। खड़ी बोली जो हिंदी है वह कोरवी भाषा इसका मूल नाम है। और ये जो देख लीजिएगा यहाँ पे जो आता है खड़ी बोली वह पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आता है। जो मैं पेड कोर्स है उसमें आपको पढ़ाया था, जो बोली पढ़ाया था विभाषा, उसमें कि हिंदी की 5 उपबोलियाँ हैं जिसके अंतर्गत कुल 18 भाषाएं आती हैं। जैसे बिहारी हिंदी है, भोजपुरी और मगही आता है, राजस्थानी में मेवाती आता है, मालपुरी, जयपुरी, हड़ौती, मारवाड़ी आता है, पहाड़ी हिंदी में मैथिली, कुमाऊनी, गढ़वाली और नेपाली आता है। नेपाली भी आता है पहाड़ी हिंदी में। पूर्वी हिंदी में अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी आता है। और उसके बाद आता है आपका, यहाँ पे अवधी गलत लिखा हुआ है ना, अवधी जो भाषा जो होता है उसके लिए अवधी शब्द ऐसे लिखना पड़ेगा ना, यहाँ पे मिस्टेक था, ओके ना। अवधि ऐसे नहीं, ये अवधि का मतलब तो समय होता है, ओके। इसको देख लीजिएगा, अवधि जो भाषा होगा वो इसके लिए ये शब्द होगा ना, अब ये अवधि मतलब समय होता है। पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत खड़ी बोली आता है, जो कभी आंसर था आपका। हरियाणवी भी आता है इसके अंतर्गत, जिसको बांगरू भी बोलते हैं, ब्रज भाषा और कनौजी और बुंदेली, ये सब कुछ आता है। तो ओके, इसको देख लीजिएगा। कोरवी बोला जाता है, बहुत ही फेमस क्वेश्चन है खड़ी बोली। और खड़ी बोली किसके अंतर्गत आती है? यह पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आती है। जो क्रिया अभी हो रही है उसे क्या कहते हैं? तो उसे अपूर्ण वर्तमान बोलते हैं, यानी कि मैं हिंदी की कक्षा ले रहा हूं। चरण कमल में समास बताइए। तो कर्मधारय समास है, चरण कमल के समान चरण, यही होता है। और समास का टोटल 6 प्रकार होता है। कर्मधारय, बहुब्रीहि, द्वंद्व, तत्पुरुष है, और द्विगु हो जाएगा। और कौन बचा? और अब यही भाव बचा। तो ये टोटल 6 प्रकार होता है। और तत्पुरुष समास के भी अंदर में जाएगा तो 6 प्रकार होता है, इसको याद रखिएगा। बहुत बार डिस्कस कर चुका हूँ, अब तो रट गया होगा। नयन का शुद्ध संधि विच्छेद कीजिए। तो इसमें हो जाएगा ने जोड़ नयन। और ने में देखिएगा यहाँ पे एक आर की मात्रा है ना, ए प्लस अ मिला ना, ए प्लस अ मिल के क्या बना? अय बना, नय अयन। इसको तोड़िएगा तो अय आ रहा है, अय। तो यहाँ पे आपको यन संधि देखने को मिले, सॉरी अयादि संधि देखने को मिलेगा ना, अयादि संधि देखने को मिलेगा। यह स्वर संधि का एक प्रकार होता है, ओके, अयादि संधि। स्वर संधि के कितने प्रकार होते हैं? तो टोटल 5 प्रकार होते हैं, चर्चा कर ही देते हैं। एक आता है आपका गुण संधि आता है, उसके साथ बाद यन संधि आता है, एक दीर्घ संधि होता है, एक अयादि संधि होता है, और एक वृद्धि संधि होता है। कुछ ट्रिक बना, इसका कुछ ट्रिक बनाइए जरा आप लोग, अब बना के लिखिएगा। चलिए ट्रिक एक अगर बन रहा है यहाँ से देख लीजिएगा, अगर बनेगा तो डी भी गया आप लोग याद रख सकते हैं, डी भी गया, छोटा सा ये लिख दीजिएगा। ट्रिक इस तरह से बन जाएगा, डी भी गया, इसका ट्रिक हो जाएगा। तो 5 प्रकार आपको याद हो जाएगा। डी से हो जाएगा आपका दीर्घ, ए से हो जाएगा आपका अयादि, यहाँ से वी से होगा वृद्धि, और जी से हो जाएगा गुण, वाई से हो जाएगा यन, ठीक है। तो इसको याद रख लीजिएगा। तो 5 जो है स्वर संधि के भेद होता है।
और टोटल संधि का कितना भेद है, 3 है ना, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द रश्मि का पर्यायवाची शब्द नहीं है? तो रश्मि का जो पर्यायवाची शब्द है वह सारा है किरण, अंशु, म्यूरव। सम्मत नहीं होता, सम्मत का मतलब होता है हर्ष, खुशी, उल्लास, ये होता है सम्मत का अर्थ। ओके ना, तो इसको देख लीजिएगा, आंसर इसका सी है। तो रश्मि का यह पर्यायवाची नहीं है, बाकी किरण, अंशु, म्यूरव सब इसके पर्यायवाची हैं। संज्ञा किस प्रकार का शब्द है? विकारी, अविकारी है, विकारी है, निर्विकारी या फिर कोई नहीं है? तो आंसर इसका हो जाएगा विकारी शब्द। विकारी मतलब होता है जिसमें विकार हो जाए, उसको बोलते हैं जैसे आइए एग्जाम्पल के थ्रू इसको समझते हैं कि विकारी और विकारी शब्द क्या होता है। तो विकारी शब्द देखिएगा ऐसे शब्द होते हैं जिनका शब्द होता है लिंग, वचन, पुरुष, काल, कारक, ये सब में रूपांतरण हो जाता है। ओके ना, तो इसके अंतर्गत संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया आते हैं, याद रखिएगा। और अविकारी शब्द क्या होता है? कभी और किसी परिस्थिति में अपने रूप को नहीं बदलते हैं। इसके अंतर्गत क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक, उपसर्ग, निपात ये सारे आते हैं। जैसे वह अभी आएगा और या वह अभी जाएगी। तो यहाँ पे रेखांकित नहीं है, यहाँ पे जहाँ उठा वहाँ पे गड़बड़ था। तो यहाँ पे अभी जो शब्द दिखने को मिल रहा है अभी, ओके, तो अभी जो है वह क्या है? वह अभी जो है ये क्या है? ये जो है से यहाँ पे देख सकते हैं एक अविकारी शब्द है। इस सेंटेंस में भी अभी है और इस सेंटेंस में भी अभी है, तो कहीं भी चेंज नहीं हुआ है, तो ये अविकारी शब्द है। लेकिन यहाँ पे देखिए लड़का जाता है और लड़की जाती है, तो यहाँ पे जाता और यहाँ पे जाती हो गया। तो यहाँ पे क्या होगा? विकारी शब्द हो गया, विकार आ गया, परिवर्तन आ गया। तो विकार का मतलब परिवर्तन होता है। तो जाता और जाती, जैसे ही लिंग बदला, लड़का है और लड़की है, जैसे ही लिंग बदला तो यहाँ पे जो जाता है और जाती हो गया। तो इस तरह से जब परिवर्तन हो जाता है शब्द में, उसको हम लोग विकारी शब्द बोलते हैं। और जिसमें परिवर्तन नहीं होता है उसमें विकार जो है अविकारी शब्द होता है। क्लियर होगा? और लड़का का भी अलग अलग हो जाएगा, लड़का हो जाएगा, लड़के हो जाएगा, लड़कों हो जाएगा। तो लड़का एक संज्ञा है और संज्ञा शब्द भी जो है से एक अविकारी शब्द के अंतर्गत आता है। तो क्वेश्चन जो है से क्या है, विकारी शब्द के अंतर्गत आता है, क्योंकि यह समय के अनुसार जो है से बदल जाता है। लिंग, वचन जो भी होगा, यानी कि अगर प्लूरल बताना होगा, यानी कि बहुवचन बताना होगा तो लड़कों हो जाएगा, लड़के हो जाएगा। तो यह एक विकारी शब्द है, इसमें विकार आ सकता है, यानी कि परिवर्तन आ सकता है। यहाँ पे देख सकते हैं लड़का का लड़के या लड़कों हो सकता है, संज्ञा है। मैं, मैंने, मुझे, मुझसे सर्वनाम था, ये भी विकारी शब्द के अंतर्गत है। नया का नई हो जाता है, नए होता है, ये सब विशेषण है। आया, आई, आए, आओ, ये सब क्रिया के उदाहरण है। तो संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया, ये चार को जो है से आपको विकारी शब्द के अंतर्गत आते हैं, इसको ध्यान रखिएगा। क्लियर है? सोरठा छंद में तुक किन चरणों में होती है? तुक का मतलब लय होता है, तो इसको देखिएगा तो एक लय जैसा आवाज आता है। तो सोरठा छंद में जो तुक होता है वह प्रथम और तृतीय चरण में होता है। बाकी कुछ मैं पॉइंट यहाँ पे ऐड करना चाहूँगा। क्वेश्चन सोरठा और अगर देखिएगा दोहा से इस तरह से आता है कि सोरठा के किन चरणों में जो है से 11-11 मात्रा होती है या फिर 13-13 मात्राएं होती हैं। तो ध्यान रखिएगा पहले और जो तृतीय चरण होता है, पहला और तृतीय चरण में 11-11 मात्रा होती है और दूसरा और चौथा चरण में जो है से 13-13 मात्रा होती है। यहाँ पे 11-11 लिखिए और यहाँ पे 13-13 लिखिए। तो इतना इतना मात्रा होता है। और दोहा में जस्ट उल्टा होता है। दोहा में पहले और तीसरे चरण में 13-13 मात्रा होगा और दूसरे और चौथे चरण में जो है ये 11-11 मात्रा होती है। तो ये जस्ट जो सोठा होता है दोहा का जस्ट उल्टा होता है। क्लियर? तो याद रखिएगा यहाँ पे सोठा के बारे में बात किया जा रहा था। प्रथम और तृतीय चरण में 11-11 मात्राएं होती हैं और द्वितीय और चतुर्थ चरण में यहाँ पे 13-13 मात्राएं होती हैं। आंसर इसका यह है प्रथम एवं तृतीय चरण। यह सोठा में तुक होता है, तुक का मतलब लय होता है। भरत मुनि ने अस्थाई भाव की संख्या कितनी मानी है? तो अस्थाई भाव आप लोग सुने होंगे, रस जो आता है प्रत्येक रस उसका एक अस्थाई भाव होता है और कभी कभी डायरेक्ट भी आपसे क्वेश्चन पूछ देते हैं। तो आइए आज डिटेल में देख लेते हैं। तो ये सब देख लीजिएगा। रस होता है टोटल 9 प्रकार का और इसमें जो है से इसका जो अस्थाई भाव होता है वो भी दिया हुआ है। जैसे श्रृंगार रस है तो क्वेश्चन पूछता है कि श्रृंगार रस का अस्थाई भाव क्या होता है। श्रृंगार का ये न गड़बड़ा है, श्रृंगार यहाँ पे गलत लिखा हुआ है। श्रृंगार बताइए, श्रृंगार ऐसे लिखाता है ना, इस तरह से। यहाँ पे ये वाला नहीं होता है ना, ये नहीं होता है, इसको ध्यान रखिएगा। श्रृंगार ऐसे होता है, यहाँ पे जो ऐसे लगाया गया है वह गलत है, ये वाला नहीं होता है। तो रति है यहाँ पे, तो देख लीजिएगा अस्थाई भाव इसका रति है। हास्य का हास होता है, करुण का शोक होता है अस्थाई भाव, उसके बाद वीर रस का अस्थाई भाव उत्साह होता है, रौद्र का क्रोध होता है, भयानक का भय होता है, विभत्स का जुगुप्सा या फिर घृणा बोल सकते हैं, अद्भुत का होता है विस्मय और शांत का जो है से वैराग्य या फिर निर्वेद बोला जाता है। तो ये सब कुछ रस है और उसके अस्थाई भाव हैं।
ओके, तो देख लिया जाए तो भरत मुनि ने, अब क्वेश्चन यहाँ पे देखिए थोड़ा सा ट्विस्ट है, यहाँ पे नहीं पूछा आपसे कि अस्थाई भाव की संख्या कितनी है, भरत मुनि ने अस्थाई भाव की संख्या कितनी मानी है, तो वह 8 ही माने हैं। भरत मुनि के अकॉर्डिंग जो है से उनको कहना है कि शांत जो एक तरह का रस है वह जो है से पॉसिबल नहीं है, ठीक है, कोई चीज़ शांत नहीं हो सकता है, तो वह जो है से क्या है, एक वह जो है से पॉसिबल नहीं है उसका अस्थाई भाव, तो वह वैराग्य जो है से नहीं होता है भरत मुनि के अकॉर्डिंग। तो आंसर इसका 8 हो जाएगा, न कि 9, ठीक है। मसृण का विलोम क्या होगा, तो मसृण का विलोम होता है रुक्ष। मसृण का मतलब होता है ना चिकना, बोल सकते हैं, चिकना हो, बराबर हो, समतल हो, उसको मसृण बोला जाता है। और रुक्ष का मतलब होता है रूखा, उबड़ खाबड़ बोल सकते हैं। साबुत तो समझते होंगे जिसके कोई भी अंग कम ना हो, साबुत अनाज का नाम आप लोग सुने होंगे, जिसमें क्या होता है उसके छिलका को बिना हटाए हुए हम लोग उसको खा जाते हैं, जैसे गेहूं का एग्जाम्पल ले लें, चना ले लें, मूंग भी लोग खाते हैं चना के साथ मिक्स करके, तो वो सब साबुत अनाज होता है, तो ये सब खाते हैं तो उससे फाइबर आप लोग को मिलता है, तो खाना चाहिए। गाफिल का मतलब होता है असावधान, ओके, असावधान बोला जाता है गाफिल को, मतलब इसका अर्थ होता है। चंद्रमा और ब्राह्मण के लिए एक शब्द क्या है, तो चंद्रमा ब्राह्मण के लिए द्विज शब्द आता है, द्विज का एक और अर्थ है, चंद्रमा ब्राह्मण, उसके साथ दांत, दांत आप लोग सबका दांत होगा ना, तो दांत जो है चंद्रमा और ब्राह्मण सब जो है, इसका मतलब होता है सबके लिए जो एक शब्द है वह है द्विज, ओके, इसको देख लीजिएगा। यहाँ पे लिखा हुआ कुछ देख लीजिएगा, सोम है, इसका मतलब होता है सोम रस होता है, कुबेर होता है, सोमवार होता है, चंद्र होता है, स्वर्ण होता है, यानी कि चंद्र भी है से इसका एक चंद्रमा अर्थ होता है सोम का, ओके ना। बाकी वर्ण का मतलब जाति होता है, रंग होता है, अक्षर होता है। यह पहले ना वर्ण का मतलब मुझे पता नहीं था कि रंग होता है, बट मैं अभी चाणक्य सुन रहा था तो वहाँ पे गौर वर्ण जो है से यूज किया गया था, आप लोग जो सेल्यूकस था उसके लिए, ओके ना, तो मुझे पता चला कि वो वर्ण का एक अर्थ होता है रंग भी, ओके। बाकी यहाँ पे एक देख लीजिएगा, वर मतलब होता है श्रेष्ठ होता है, दूल्हा होता है, फिर वरदान होता है, बोलता है ना कि वर मांगो, तो वर का मतलब ये नहीं होता है कि दूल्हा मांगो, वरदान मांगो, तो अलग अलग अर्थ होता है एक सबका। तो देख लीजिएगा आंसर इसका बी है द्विज। अधोलिखित किस वाक्य में कर्मक क्रिया का उदाहरण है, चलिए अकर्मक क्रिया छांटते हैं, मजा आएगा, छाटिए। रामू खाना खा रहा है, अच्छा कर्म क्रिया आप लोग पहचानते कैसे हैं, जिसका कर्म ना हो ना, और कर्म कैसे पता चलता है, क्या लगा का प्रश्न कीजिएगा, जैसे आइए देखते हैं, रामू खाना खा रहा है, क्या खा रहा है, तो खाना, तो आंसर मिल गया, तो यह इसमें कर्म क्रिया नहीं है। चालक गाड़ी चलाता है, चालक क्या चलाता है, तो गाड़ी चलाता है, तो मिल गया इसका कर्म, तो ये भी जो है सकर्मक है। श्याम हंसता है, श्याम क्या हंसता है, आंसर नहीं मिला ना, हंसना क्रिया है, रोना है, नाचना है, ये सब जो क्रिया होता है वह कर्म क्रियाएं होती हैं, तो यह जो है से आपका आंसर है, यानी कि सकर्मक नहीं था। माँ स्वेटर बुनती है, क्या बुनती है, तो स्वेटर, आंसर मिल गया ना, तो आंसर मिल गया, तो इसमें सकर्मक क्रिया है, तो इसमें कर्मक क्रिया नहीं था, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। श्याम हंसता है, तो श्याम क्या हंसता है, तो पता नहीं क्या हंसता है, हंसना हो, रोना हो, ओके ना। बाकी सोना हो, ये सब, जैसे लड़का सो रहा है, लड़का सो रहा है, इसमें भी जैसा कर्मक क्रिया है। वाक्यांश के लिए एक शब्द के संदर्भ में संगत को चुनिए, यानी कि संगत यानी कि अनेक शब्दों के बदला एक शब्द आपको दिया हुआ है, ओके, उसमें जो सही है वो चुनना है। तो जिसकी इप्सा की गई हो, यहाँ पे ईशान लिखा हुआ है, जो छाती के बल चलता हो, उक्षिप्ति लिखा हुआ है, जिसके दोनों पक्ष में निष्ठा हो, उभयनिष्ठ लिखा हुआ है, जो अच्छे कुल में उत्पन्न हुआ उसको कृतार्थ बोला गया है, आंसर इसका सी हो जाएगा, बाकी गलत है। जिसके दोनों पक्ष में निष्ठा उसको उभयनिष्ठ बोलते हैं, अंग्रेजी में इसको कॉमन बोला जाता है, जैसे लिखते थे ना कि एंगल ए बराबर एंगल सी, ठीक है ना, कॉमन, ओके, या एडी बराबर एडी कॉमन, आप लोग देखे होंगे। चलिए आंसर इसका सी है। अब देखिए, जिसकी इप्सा या इच्छा की गई हो उसको इप्सित बोला जाता है, इप्सित बोला जाता है। छाती के बल चलने वाले के लिए एक शब्द उरग होता है, और ये जो होता है ऐसे सांप के लिए, यानी कि भुजंग के लिए आप लोग यूज कर सकते हैं, सांप सर्प इसके लिए। जो अच्छे कुल में उत्पन्न हुआ हो उसको कुलीन कहते हैं, ठीक है, कुलीन बड़ा आप लोग समझते होंगे, ओके ना, एलिट क्लास इसको बोला जाता है, ओके ना। अंग्रेजी में पढ़े होंगे तो जेंट्री पढ़े होंगे, GENTRY। निम्नलिखित शब्दों में किसकी वर्तनी शुद्ध है, शुद्ध वर्तनी वाला शब्द आपको चुनना है, आंसर हो जाएगा सी अनुग्रहित ना, अनुग्रहित है, अनुग्रहित या ये नहीं होता है, बहुत जगह देखिएगा तो ये हो जाएगा अनुग्रहित, लेकिन सही अनुग्रहित यही होता है। और अभी देखिएगा ह में जो है यहाँ पे बड़ी की मात्रा होता है, कहीं कहीं आपको पढ़िएगा नेट पर तो ए भी मिल जाएगा, तो ए वाला गलत है, ह में जो है दीर्घ विकार की मात्रा जो लगा है वही सही होगा, ठीक है। और यहाँ पे गृह होता है, न कि गौ में इस तरह का र लगता है, ओके ना, आंसर इसका डी है, ध्यान से देख लीजिएगा सबको।
निम्नलिखित में से संधि के संबंध में सही विकल्प का चयन कीजिए, मतलब किसमें जो है से संधि जो है से सही है, आपको यह चुनना है। आंसर इसका ये हो जाएगा परि जोड़कार परिष्कार हो जाएगा। इसमें व्यंजन संधि है तो विकार होकर यहाँ पे स आ गया है, तो यह जो है सही है, बाकी गलत है। आइए देख लीजिएगा, परिष्कार में परि जोड़कार लिखा हुआ विसर्ग संधि है, बाकी प्रोज्वल में प्र जोड़ उज्ज्वल होगा। यहाँ पे क्या लिखा था, यहाँ पे लिखा था प्रो जोड़ ज्वल, जो कि प्रो जोड़ ज्वल नहीं होगा, यहाँ पे प्र जोड़ उज्ज्वल होगा, और उज्ज्वल का यहाँ पे जैसे वर्तनी सही है। देख लीजिएगा, ये भी आपका जो है से वर्ड इंपॉर्टेंट है शब्द। उज्ज्वल बहुत बार पूछा गया है इसका शुद्ध वर्तनी में, उज्ज्वल और एक श्रृंगार जो बताया था ना वहाँ पे, श्रृंगार इस तरह से लिखा जाता है, इसको भी देख लीजिएगा, बहुत बार पूछा गया है। इसमें गुण संधि है, निष्ठुर में नी जोठुर विसर्ग संधि हो जाएगा। कृपा आचार्य में कृपा प्लस आचार्य कृपाचार्य हो जाएगा। यहाँ पे गड़बड़ था, कृपा प्लस चार्य लिख दिया, यहाँ पे ना ऑप्शन गलत दिया हुआ था, इस तरह से तो नहीं होना चाहिए। ओहो, इसमें सही चुनना था, क्वेश्चन ही गलत है ना, मैं भी कंफ्यूज कर जा रहा हूँ। यहाँ पे ये भी परिजोड़कार, देखिए यहाँ पे परिजोड़कार और कृपा जोड़ाचार्य दोनों सही है, दोनों सही है। आंसर ए भी सही है और आंसर सी भी सही है, बाकी दो गलत है। यहाँ पे क्वेश्चन इसको गलत माना जाएगा, ओके ना, या दोनों यहाँ पे सही था, सही विकल्प में 2 आ जाएगा, ओके, क्वेश्चन गलत था। अवधूत का क्या अर्थ है, तो अवधूत का अर्थ होता है मस्त और फक्कड़। देखते हैं जो घूमता फिरता रहता है, पूरा मस्त रहता है, फक्कड़ है, उसको बोला जाता है अवधूत। यहाँ पे देखिए अवधि सही लिखा हुआ था, अवधि बोलने वाला, तो ये वाला अवधि और वो वाला अवधि में अंतर होता है। ये अवधि समय के लिए यूज करते हैं आप लोग, और ये अवधि भाषा है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द निर उपसर्ग से नहीं बना है, निर्वचन है, निर्वाह है, निरत है या फिर निर्मूल है। तो सब में निर उपसर्ग लगा हुआ है, बाकी निरत में जो है से निर उपसर्ग नहीं लगा हुआ है, ओके ना। इसमें नी जोड़ रथ है, ओके, निरत, निरत मतलब जो सदा काम करते रहता है उसको निरत बोलते हैं। आंसर इसका सी है, नी जोड़ रथ होता है, इसमें निर उपसर्ग नहीं है। और शुद्ध शब्द का चयन कीजिए। पीड़ित है, जड़मती है, योग रूढ़ है और निरोगी है। तो लग रहा होगा कि सब के सब सही है। निरोगी शब्द ऐसा कुछ नहीं होता है, निरोग होता है, तो इस तरह से इसको देख लीजिएगा, निरोग, ये निरोगी शब्द नहीं है, निरोग इस तरह से लिखना है आपको, ओके। आंसर इसका डी है, निरोग होगा, निरोगी। अंधे की लकड़ी मुहावरे का सही अर्थ बताना, तो बहुत ईजी है, एकमात्र सहारा के लिए बोला जाता है। जैसे क्या नाम था, श्रवण कुमार, श्रवण कुमार जो थे अपने माता पिता के लिए अंधे की लकड़ी थे, एकमात्र सहारा थे। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द परि उपसर्ग से बना है, परिधि है, प्रकाष्ठा है, प्रदक्षिणा है, परजीवी है। तो परिधि जो है से एक शब्द है जिसमें परि उपसर्ग लगा हुआ है, परि जोड़ इधि, यह सबसे बना हुआ है, इधि, ओके ना, ये होता है परिधि, ओके। आप लोग समझते होंगे, सरकमफेरेंस इसको बोला जाता है। परिधि और परिमिति में क्या अंतर है, आप लोग बता सकते हैं, परिधि और परिमिति में अंतर बताइए जरा। तो इसका आंसर हो गया, बाकी सारे यहाँ पे कुछ मेंशन किया हुआ है, देख लीजिएगा। यहाँ पे परि उपसर्ग से बना हुआ कुछ शब्द है, जैसे परिजन है, परिपूर्ण है, परिक्रमा है, परिधान है। परा उपसर्ग से बनने वाला शब्द है प्राकाष्ठा है, पराशक्ति है, पराभव है। पराभव का क्या अर्थ होता है, पराजय है। और प्र उपसर्ग से बने वाले शब्द हैं प्रगति, प्रदक्षिणा, प्रवाह, और भी है कुछ। पर उपसर्ग से बनने वाला शब्द है परजीवी, परतंत्र। यहाँ पे जितना था सब मेंशन किया गया है। तो आज की क्लास में इतना ही, आशा है कुछ जरूर आप लोग सीखे होंगे। वीडियो जैसा भी लगे आप लोग एक बार फीडबैक जरूर दीजिएगा लाइक करके। बाकी फर्स्ट टाइम चैनल में विजिट करें तो जरूर जुड़ें और दोस्तों के साथ भी शेयर करें, क्योंकि एजुकेशन और मोटिवेशन सोसाइटी में आगे बढ़ते रहना चाहिए। मिलते हैं फिर अगले कक्षा में। वंदे भारतम, जय हिंद।